पश्चिम उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले 4 दिनों से लगातार भारी बारिश जारी है। कुछ जगहों पर ये बारिश कुछ कम हुई है। हिमाचल में 2-3 दिन से बारिश का जो हाल था वो अब थमा है, लेकिन उत्तराखंड में कई इलाकों में अब भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से पर्वतीय इलाकों में जितने भी नदी नाले हैं अब वो सब धीरे धीरे उफन रहे हैं और इसके चलते कई घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें कि जन धन की हानि हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए उत्तराखंड में चेतावनी जारी की है। 13 जिले हैं राज्य में, जिनमें से 11 जुलाई और 12 जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भारी बारिश का 13 से 15 जुलाई तक के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कई घटनाएं हुई हैं। उत्तरकाशी में जमीन धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई। हालात की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर रात आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, राहत कार्यों का जायजा लिया। तो उत्तराखंड में कई इस समय घटनाएं सामने आ रही हैं। जिस तरह का आपने हिमाचल में देखा, अब उत्तराखंड में बारिश हो रही है कई जगहों पर और इससे गंगा और यमुना की सहायक नदियों में कई जगह सैलाब आया है। नदियां तटबंध तोड़कर बह रही हैं। कई जगह नदी किनारे के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर कल की है जो बाढ़ सैलाब आया था दाईं तरफ, और बाईं तरफ जो आपको दूसरी तस्वीर मिलेगी उसमें पुल जो है ढह चुका है। तो इस बाढ़ के साथ भारी मात्रा में गाद ऊपर से आई। ये ग्लेशियर से निकलती है सहायक नदी, धौली गंगा की सहायक नदी है। जुमा गांव के पास जो हैंगिंग ग्लेशियर है वहां से ये नदी निकलती है। आप देख सकते हैं दाईं तरफ की तस्वीरों में जो पुल दिख रहा है वो देर रात को टूट गया। हमारे साथ तो वरिष्ठ भूविज्ञानिक डॉक्टर नवीन जुयाल हैं जिन्होंने इस पूरे इलाके में काफ़ी काम किया है। जुयाल साहब, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जुमा गांव के पास धौली गंगा की सहायक नदी की, कल इसमें काफ़ी तेज़ बाढ़ आई और जो पुल के नीचे था एक बहुत बड़ा बोल्डर फंस गया था और देर रात वो भी बह गया। ये बाढ़ अचानक इस इलाके में क्यों आई? कहा जा रहा है कि इतनी भारी बारिश इस इलाके में नहीं थी। हाँ, एक्चुअली इस इलाके में अगर आप जाते हैं तपोवन से लेकर के मलारी तक, तो दोनों तरफ की घाटियां, यानी कि जो स्लो ढलान नॉर्थ की तरफ है, जो नंदा देवी बायोस्फीयर का इलाका होता है उसके ढलान नॉर्थ की तरफ है, और जो ढलान साउथ की तरफ है, उन दोनों ढलानों में से जो ग्लेशियर्स अतीत में नीचे रहे हैं वो आज की तारीख में रिसीड करके ऊपर की तरफ खिसक गए हैं। उनको हम हैंगिंग ग्लेशियर्स बोलते हैं। इसके कारण जब भी इन ग्लेशियर से मेल्ट आउट निकलता है तो काफी सारी मात्रा में ये डेब्रिज लेके आते हैं। इसके अवशेष हमको मल्टीपल लोकेशन पे मिलते हैं और इसको अभी हाल ही में एक रिसेंट रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है गढ़वाल विश्वविद्यालय में। सूर्या जी उसके लीड ऑथर है, सुब्रा शर्मा और ये कुछ लोग हैं उसमें। इन लोगों ने ये कहा है कि लगभग 7000 साल के बाद में इस ढंग की चीजें इस इलाके में होती रही हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो घटना कल की हुई, इस घटना क्या ये घटना अपने आप में आश्चर्यजनक है? मैं नहीं मानता ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि इसके पहले रोटी गार्ड हुआ हमारे सामने हुआ है। उसके बाद हमारे पास दूसरा इलाका था लमतोली करके कुछ नाम उस गांव का है, जहां 2003 में ऐसी घटना हुई है। लमतोली और जुमा के बीच का डिस्टेंस अगर हम लेते हो तो लगभग 1-2 किलोमीटर का ही है। और आप गौर से अगर तस्वीरों को देखेंगे, जहां से ये मलबा निकलता है वो धौली को थोड़ा बहुत रोकता भी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो घटना हुई है कल की, ये घटना मेरे अनुसार नई नहीं है। हाँ, अब नई को अगर हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें कि क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, तो मुझको अभी लगता है, जहां तक मैंने जो तस्वीरें देखी गूगल अर्थ वगैरह की, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि ये बहुत प्रिलिमिनरी है, कि मुझे ऐसी कोई बड़ी झील नजर नहीं आई। इसका मतलब ये कि कोई हैंगिंग ग्लेशियर है, उसका चंक टूटा है। और एक पेपर 2021 में साइंटिफिक पेपर सुब्रा शर्मा एट अल का आया था। उस पेपर में साफ दिखाया गया है, जब हमारे पास में मलारी के ऊपर में एवलांच आया तो उसमें काफी हमारे कुछ जवान मरे थे। तो उसने उस पेपर में ये कहा गया है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण में वेट स्नो की मात्रा बढ़ेगी, और जब वेट स्नो की मात्रा बढ़ेगी तो इस ढंग के एवलांच की कंडीशन और ट्रिगर होंगी। अब सवाल ये होता है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और उसका जवाब है शायद नहीं है। तो हमें इस घाटी में, जो हमारी स्ट्रेटेजिक घाटी है, जितने भी नालों में ब्रिजेस बने हुए हैं, उन ब्रिजेस को पहली बात तो ये आकलन करने की आवश्यकता है कि कितना वॉल्यूम सेडिमेंट का आएगा। अब देखिए, कल एक ही बोल्डर अटका हुआ था, बाद में उसको लेके निकल गया। मैं डायग्रास कर रहा हूँ। इस ब्रिज के उद्घाटन के टाइम में मैं कुछ कपल ऑफ ईयर्स के पहले मैं वहीं था। मुझे बड़ी खुशी थी इस ब्रिज को देख करके। एक बहुत मजबूत आरसीसी का ब्रिज बना था ये, इसमें स्पैन भी काफी अच्छा दिया गया था, उसके बावजूद भी ये टूट गया। तो अब ये सवाल खड़ा होता है, इसके पहले हमारा नीति का ब्रिज टूटा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें अपने ब्रिजेस का
इस स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में उनका स्पैन कितना होना चाहिए, कितना मात्रा में सेडिमेंट जनरेट होकर आ सकता है, जो कि जिसकी संभावना और ज्यादा बढ़ रही है, आ सकता है, इसका आकलन होना चाहिए, जिससे हम इन ब्रिजेस को डिजास्टर रेजिलिएंट बना सके, न कि डिजास्टर प्रोन। जी, इन तस्वीरों के साथ कई तस्वीरें हिमाचल से भी हमने देखी पिछले कुछ दिनों में, अब उत्तराखंड से आ रही हैं, जहां काफी भारी बारिश का अनुमान भी है और इस वक्त भी भारी बारिश हो रही है। जिस तरह की जन धन की हानि हो रही है, आपने इस पूरे इलाके का, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, उत्तर पूर्व, सबका इतना दौरा किया और उसमें इतनी रिसर्च की, क्या आपको लगता है कि इसमें जो मानवीय कारण है वो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं कि जनधन की हानि इतनी ज्यादा हो रही है? क्योंकि नदियों की तो प्रकृति है, वो इस तरह बहेंगी ही बरसात में। राइट, ये वास्तव में आपने बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि जब मैं हिमाचल की बाढ़ को देख रहा था तो हिमाचल की बाढ़ का जहां तक प्रश्न खड़ा होता है, मैं उसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन ह्यूमन इंटरवेंशन का मानूंगा। ये कुछ इस तरह से है जिसकी आज से 3-4 साल पहले भी हम लोग कुल्लू से मनाली की तरफ जा रहे थे, 2012 में भी वहां बाढ़ आई थी, तब भी मैं वहां गया हुआ था। हमने वहां तब भी कहा था कि आप लोग ये रिवर साइड रिसोर्ट जो बनाने की एक होड़ लगी हुई है, आप मनाली में चले जाइए, नदी में लोगों ने होटल बना रखे हैं, क्या प्रशासन देख नहीं रहा इस चीज को? और जबकि हमारे पास में 2000 का तो बहुत ज्वलंत उदाहरण है केदारनाथ का, जहां हमने ये कहा था कि मंदाकिनी का गला लोग घोंटते चले गए और एक वक्त ऐसा आया कि मंदाकिनी ने कहा एनफ इज एनफ, उसने सब कुछ उजाड़ दिया। उसी तरह से इस इलाके में जो त्रासदी हुई है, आपकी हिमाचल की बात करूं मैं, तो मैं समझता हूं मानव जनित कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। यस, ये जरूर मैं मानूंगा, क्लाइमेट चेंज का कंपोनेंट आकलन करना पड़ेगा, क्योंकि पार्वती वैली से जो नदी आती है उसके नजदीक के इलाके में जो नुकसान देखा आपने, जो कारें बहती हुई देखी है, उसी इलाके में हुआ है, क्योंकि वहां से एक समस्या आज की तारीख में खड़ी हो रही है सुशील भाई, कि रेन ऑन स्नो, क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में रेन ऑन स्नो, यानी कि स्नो में अगर आप रेन डालेंगे तो एडेड कंपोनेंट में एक तो बारिश बढ़ा रहे हैं आप, साथ में आप स्नो में रेन डाल रहे हैं, आप मेल्ट को एग्रीवेट करके डिस्चार्ज को बढ़ा रहे हैं। इससे बिना अवरोध किए हुए नदियों में भी आप बाढ़ क्रिएट कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अब क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, ये विकराल रूप ले सकती है अगर हम अभी से सजग नहीं होंगे। यही हमने लद्दाख में 2010 में देखा। वहां पे 2010 में हमने उन सब नालों का गला दबा दिया था जिन नालों से होकर किसी जमाने में ग्लेशियर का पानी निकला करता था। आज वहां पानी नहीं है। हमने सोचा कभी यहाँ पानी आएगा ही नहीं, पर जब पानी आया तो सैलाब भी आया और जितनी नुकसान लेह में हुआ था वो भी मानव जनित था। तो ह्यूमन कंपोनेंट इसको एग्रीवेट जरूर कर रहा है। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए हमको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा और सरकार को इस वक्त कानून हमारे पास में है, उसको बहुत कठोरता के साथ में, खास करके हिमालय के नदियों में रहने वाले लोगों के ऊपर और जो लोग इस तरह का अतिक्रमण कर रहे हैं उनके ऊपर कठोरता से लागू करना पड़ेगा, वरना इस दिन की त्रासदियां बढ़ती रहेंगी। जी, शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर नवीन जुयाल इस पूरी जानकारी के लिए।